एसबीआई म्यूचुअल फंड में बहुत से लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाले हैं। बहुत से लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, स्टिल अप्लाई करेंगे गलत कैटेगरी में एंड उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे बताता हूँ कैसे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा को ऐड किया है एंड शेयर होल्डर कोटा ऐड होगा ये मैंने पहले ही बताया था। आरएचपी मैंने रीड की है, ओवरऑल एनालिसिस की है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा इस वीडियो में एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं इसका पेज ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरएचपी में एक बार दिखा दूँ आपको, तो आरएचपी बहुत सारे पेजेस होते हैं। आरएचपी में 568 पेज है, बट एनालिसिस करने के लिए कुछ पेजेस मैंने रीड किए हैं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख लो। एक इंपॉर्टेंट बात बता दो आपको, इश्यू साइज बहुत बड़ा है, 11,693 करोड़ का इश्यू साइज है। यहाँ पे प्राइस बैंड भी बहुत अच्छा लाया है इन्होंने, क्योंकि अगर इससे ज्यादा प्राइस बैंड लाते तो शायद मार्केट को देखते हुए आईपीओ में निगेटिव लिस्टिंग या फिर ओवरऑल एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था। सो 545 574 एक प्राइस बैंड लाया है एंड ऑब्वियसली हम अपर प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसी आईपीओ के अनलिस्टेड प्राइस 875 के अबो चल रहे थे। अनलिस्टेड मार्केट में 875 के अबो चल रहे थे, बट सोचो अभी आईपीओ आया है सिर्फ और सिर्फ 574 पे। इसका मतलब समझ रहे हो, जिन्होंने भी अनलिस्टेड मार्केट में बाइंग किया होगा इसको, उनको सीधा यहाँ पे लॉस हुआ है ऑलमोस्ट 30% का बोल सकते हैं, राइट। 30% लॉस हुआ है आईपीओ के लिस्ट होने के पहले ही। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अनलिस्टेड मार्केट का ओवरऑल नॉलेज पता होना। एनीवे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि ये टोटली ऑफर फॉर सेल आईपीओ रहने वाला है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं एंड जो भी ये पैसा जमा करेंगे 11,600, ये इशू साइज भी रिड्यूस किया है, कम किया गया है, 9,795 करोड़ पे किया गया है। ये पैसा सीधा शेयर होल्डर के जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के। कंपनी का इसको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, मतलब कंपनी कहीं पर भी ये पैसा यूज नहीं करने वाली है। एंड यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की क्लोजिंग डेट देखेंगे तो 16 जुलाई है। 14 जुलाई से ये आईपीओ अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा और सब्सक्राइब होगा इससे मुझे लग रहा है, लेकिन आईपीओ की साइज बड़ी है तो थोड़े चांसेस भी बड़े ही रहेंगे। इसके साथ ही जो हमने मल्टीपल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी है, उसकी वजह से चांसेस बढ़ भी जाएंगे। एक बार इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके देखेंगे तो अच्छे हैं, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, यहाँ देख सकते हो आप, एंड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है ऐसे बोल सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉफिट भी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बना रही है कंपनी। सो ओवरऑल फाइनेंशियल डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी ओवरऑल ठीक ही है। सो कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि क्यों बहुत से लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। इलिजिबल ही नहीं रहते लोग, स्टिल यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड उसी की वजह से लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे समझो टोटल कोटाज जो रहेंगे, कैटेगरीज जो रहेंगे, वो 3 कैटेगरीज रहेंगे। एक तो है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी के अलावा होता है शेयर होल्डर कैटेगरी। इस आईपीओ में हमने पहले प्लानिंग कर रखी थी शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। दूसरा होता है एम्प्लॉय कोटा। एम्प्लॉय कोटा के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं शेयर होल्डर कैटेगरी एंड रिटेल कैटेगरी के बारे में। रिटेल कैटेगरी में सबको पता ही है कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एवरीवन कैन अप्लाई इन रिटेल एचएनआई बिग एचएनआई कैटेगरी। लेकिन उसके साथ ही आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। अब एलिजिबल कैसे रहेंगे? अगर किसी के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में एसबीआई का स्टॉक होगा 7 जुलाई को लिया हुआ या उसके पहले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस किसी ने भी 7 जुलाई या उसके पहले एसबीआई का एक भी स्टॉक लेके रखा होगा, सिर्फ वही पर्सन यहाँ पे एलिजिबल होगा। अगर किसी ने भी यहाँ पे 8 जुलाई को या उसके बाद स्टॉक लिया है, देन वो पर्सन एलिजिबल नहीं रहेगा। एक बात याद रखना। सो 7 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है। सो आई होप शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हुआ हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी एम्प्लॉय कोटा के बारे में। बहुत से लोग एम्प्लॉय होंगे एसबीआई के, लेकिन कौन से लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे वो समझ लो, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्लॉय कोटा में सिर्फ 2 ही तरीके के, 2 ही टाइप के एम्प्लॉय एलिजिबल रहने वाले हैं। एक तो वो जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट में एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय। दूसरे जो एसबीआई में परमानेंट एम्प्लॉय है। एसबीआई में मतलब जो पेरेंट कंपनी है एसबीआई, वो यहाँ पे एसबीआई की मल्टीपल सब्सिडरीज है, लेकिन मल्टीपल सब्सिडरीज के एम्प्लॉय यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब एलिजिबल नहीं रहेंगे इसका मतलब है कि आपको उसमें अप्लाई ही नहीं करना अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो एंड स्टिल
इनमें से किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो, शेयर होल्डर कैटेगरी में या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी में, देन आपके सभी आईपीओ के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। इवन जो आपका रिटेल कैटेगरी का एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉय होंगे, कुछ एसबीआई कार्ड के, एसबीआई जनरल, कोई एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। एंड इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि कोई रिटायर एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जैसे होते हैं एम्प्लॉयज़ वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं रहेगा एंड इनमें से कोई एलिजिबल नहीं है तो अप्लाई नहीं करेगा। याद रखना, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए एंड रिटायर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इन 2 कंपनीज के, तभी आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सो अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अप्लाई कितने लॉट करने हैं एंड 100% अलॉटमेंट मिलेगा क्या अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है, डीएम में भी आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता दूं कि शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब 100% अलॉटमेंट मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप एक तो अप्लाई कर रहे हो आपके रिटेल कोटा में, जो कि सभी करते, लेकिन आपको दूसरा चांस मिल रहा है शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करने का। सो आपके चांस यहाँ पे डबल हो रहे हैं। इसके अलावा कोई एम्प्लॉय अगर है देन ओनली वो अप्लाई कर सकता है 3rd कैटेगरी में एंड उसके चांस यहाँ पे 3 बार हो जाएंगे, राइट। सो इसीलिए कोई भी 100% प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, लेकिन चांसेस ज़रूर बढ़ जाते। अब बहुत से लोगों को यही जानना है कि कितने लॉट अप्लाई करे हो। अगेन यहाँ पे कितने लॉट अप्लाई करने हैं वो डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन पे। ओके, सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप रिटेल कैटेगरी में एक अप्लाई करेंगे। ओके, अगर रिटेल में करते हैं तो। अगर आप बिग एचएनआई एंड एचएनआई कैटेगरी में करते हो, स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई में, तो वो अलग बात है। उसके अलावा आप शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई करते हो एंड बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको एक ही लॉट अप्लाई करना है। एंड जो एम्प्लॉय कोटा है वहाँ पर भी आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो भी डिपेंड करता है कितने लॉट अप्लाई करना है, ये प्लानिंग की जाती है सब्सक्रिप्शन देखने के बाद। उसके पहले कोई भी 100% नहीं बता सकता, लेकिन मैं जस्ट एक अज्यूम कर रहा हूँ कि वो सब्सक्राइब होगा काफ़ी ज़्यादा एंड काफ़ी ज़्यादा वो सब्सक्राइब हो जाता है, देन उसके बाद मल्टीपल लॉट अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता शेयर होल्डर कैटेगरी में भी एंड बाकी के भी कैटेगरी में। सो इसके अलावा बता दूं, इसमें जीएमपी फिलहाल 20% के पास चल रहा है, लेकिन अब जीएमपी बढ़ भी सकता है अगर मार्केट अच्छा गया तो, एंड डाउन भी जा सकता है। लेकिन उसके अलावा मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा एंड वो रहेगी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। लिस्टिंग डे पे क्या करना है एंड लिस्टिंग डे के बाद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। मैं ये अपडेट्स इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ। सो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रह सकते हो। एंड इसके अलावा अभी भी कोई भी डाउट है तो मेक श्योर करो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछो, फॉलो करके रखो, अपडेटेड रहो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं शेयर करता रहूँगा स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।